नमस्कार। लोकसभा चुनाव के अब नतीजे बेहद करीब आ गए हैं। 24 घंटे से भी कम समय बाकी है जब देश अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को जान लेगा। उससे पहले एग्जिट पोल की झड़ी लग गई तमाम न्यूज चैनल में, लेकिन एसडीएन न्यूज अपने एग्जिट पोल को बचा कर रखा था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपको बताएंगे पूर्णिया के अलावा सीमांचल और बिहार के तमाम 40 सीटों के बारे में। एग्जिट पोल ने क्या कहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारी जो स्रोत है, वो क्या बताते हैं वो इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। वो भी सिर्फ नतीजे आने से चंद घंटे पहले। कल सुबह 7 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और इस वक्त तक नतीजे तय हो जाएंगे। तब आप तय कीजिएगा कि एसडीएन न्यूज का एग्जिट पोल कितना सटीक है। सभी चैनल ने अपने अपने नतीजों को बताया है एग्जिट पोल में रुझान क्या आ रहा है, लेकिन जो हम आपको एग्जिट पोल लेकर आए हैं वो पूर्णिया के अलावा सीमांचल के तमाम 4 सीटों पर होगा और इसके अलावा बिहार के सभी 40 सीटों के चुनावी नतीजे जो होंगे वो एग्जिट पोल के रूप में हम आपको दिखाएंगे। भले ही नतीजे क्या हो, जनता का मिजाज अंदर क्या हो, लेकिन जो हम आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो आंकड़े कमोबेश उतने ही होंगे। 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जिन आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे वो आंकड़े एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनेगा। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज नायक जी, जो आज चर्चा करेंगे सर हम तमाम 40 सीटों पर। लेकिन सबसे पहले पूर्णिया इस सीट पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि एसडीएन न्यूज पूर्णिया का अपना एकमात्र ऑफिशियल केबल टीवी चैनल है, इसलिए आपको पूर्णिया के सीट से हम सब चर्चा करेंगे। यहाँ लड़ाई इंडिया एनडीए की नहीं बताई जा रही कि इंडिया एनडीए के अलावा निर्दलीय की लड़ाई है। पप्पू यादव यहाँ पर है, क्या नतीजे दिख रहे हैं आपको? आते जैसा आपको याद होगा तेजस्वी यादव अपने भाषण में कह के गए थे कि अगर आप हमें वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। उसी से स्पष्ट होता है यहाँ लड़ाई किन के बीच में रही होगी। यहाँ सीधा सीधा लड़ाई जदयू और निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव के बीच में है और इस चुनाव में कहीं ना कहीं एज पप्पू यादव के साथ में है। पप्पू यादव के साथ एज दिख रहा है, तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव खुद से इस सीट को लूज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मान चुके हैं कि यहाँ वो लड़ाई में नहीं थे, तभी ऐसा बयान दिए और अपने पार्टी को भी उलझाए इसमें। तो पहले नतीजे आपको हम बता रहे हैं, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है पप्पू यादव यहाँ से बढ़त बनाते दिख रहे हैं। रुझानों में जो कल शुरुआती दिखेगा वो नतीजे तय होंगे और कल एग्जिट पोल का एग्जैक्ट पोल हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल पहली सीट पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय के खाते में जा रहा है, यानी 40 में से जो पहली सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो निर्दलीय के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी तक इंडिया या एनडीए का खाता नहीं खुला है हमारे इस एग्जिट पोल में। अब हम सीमांचल के तमाम 4 सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। जो दूसरी अहम सीट मानी जा रही है कटिहार की, जहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर हैं जो पिछले बार हार गए थे, मौजूदा सांसद जदयू से दुलाल चंद गोस्वामी। इन दोनों की लड़ाई के बीच सर आपको क्या दिखता है? कटिहार का जब हम लोग आकलन किए हैं तो उसमें यही पाए कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण दुलाल चंद गोस्वामी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इसमें तारिक अनवर साहब को बढ़त है, तो तारिक अनवर को बढ़ाते कांग्रेस को सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को ये सीट जाती दिख रही है। हम बात करेंगे किशनगंज की, दूसरी फेज में चुनाव हुआ था, वहां लड़ाई 3 तरफ की दिखाई जा रही थी। किशनगंज में मौजूदा सांसद हैं, पिछले बार के चुनाव में जब इंडिया गठबंधन को या कह सकते हैं जो उस वक्त के महागठबंधन थी उसे 40 में से एकमात्र सीट मिली थी किशनगंज की कांग्रेस की। इस बार वहां कांग्रेस के अलावा एआईएमआईएम जो है वो बड़ा फैक्टर है वहां पर, और जदयू से मास्टर मुजाहिद जो है वो उम्मीदवार थे। इन तीनों में क्या नजर आ रहा है? जो पुराना रिकॉर्ड है अपना बरकरार रखे हुए किशनगंज, वो फिर से कांग्रेस के साथ में सीट जाता दिख रहा है। बिल्कुल, और इसमें एक चीज़ है वो स्पष्ट करना भी जरूरी है। कहा जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद को जब जदयू ने टिकट दिया और जब ये भाजपा के खाते से टिकट चला गया तो जो भाजपा के कैडर्स हैं, जो बताया जा रहा है ग्राउंड पे जो खबरें हैं, उन्होंने अपना मत जो है डॉक्टर जावेद को दे दिया है, कांग्रेस के खाते में दे दिया है। और कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ की लड़ाई एआईएमआईएम बनाम कांग्रेस लोग देख रहे थे या एआईएमआईएम बनाम सरकार देख रहे थे, वो वहाँ के लोग ये नहीं चाह रहे थे कि एआईएमआईएम यहाँ पर आए, इसलिए शायद भाजपा के जो वोटर्स हैं उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। मास्टर मुजाहिद की जगह डॉक्टर जावेद को चली गई है, ये सीट लगभग जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सीमांचल की इन 3 सीटों में अब तक एनडीए को कुछ नहीं दिख रहा है, 2 इंडिया को और 1 निर्दलीय दिख रहा है। अगर सीमांचल ने इसको अगर पूर्णिया कमिश्नरी का 4 सीट को माने तो यहाँ पर सफाया है, एनडीए का सफाया है। यहाँ पर सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को
बढ़त है चारों सीटों पे। बिल्कुल, चौथी सीट अररिया की है जहां सीधी लड़ाई है प्रदीप सिंह और शहनवाज आलम के बीच। तस्लीमुद्दीन के बेटा हैं वो राजद के मंत्री भी रहे हैं। तो शहनवाज को चूंकि वहाँ यहाँ पर जातीय समीकरण की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी एमओआई समीकरण काफी हावी नजर आता हुआ दिखाई देता है। इस बार एक चीज पूरे चुनाव में लोगों से सुनने को मिला कि कैंडिडेट जो सांसद है वो दिखते नहीं है, मिलते नहीं है। यही कहानी कमोबेश अररिया के जनता में भी देखने को मिला। वहाँ भी यही शिकायत था कि प्रदीप सिंह से मुलाकात नहीं हो पाती है और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ भी नुकसान पहुँचा रहा है एनडीए को। बिल्कुल, तो हम सीमांचल के चारों सीटों पर आपको बता दिए हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव बढ़त बनाते दिख रहे हैं। किशनगंज में डॉक्टर जावेद कांग्रेस के उम्मीदवार वो अपर हैंड दिख रहे हैं। कटिहार से तारिक अनवर हैं कांग्रेस के, वो जो है उन्हें एज दिखाई दे रहा है। और अररिया से आरजेडी के शहनवाज वो लीड लेते नजर आ रहे हैं। तो चारों सीट से जैसा पंकज नायक जी बता रहे थे कि चारों सीट में एनडीए का सफाया यहाँ नजर आ रहा है। ये सीमांचल की बात और पूर्णिया की बात थी। अब हम सीधे बिहार के फेजवार तरीके से आ जाते हैं। फेज 1 में जिन जिन सीटों पर चुनाव हुए थे वहां औरंगाबाद, नवादा, जमुई, गया, ये 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगाबाद, जहां पर आरजेडी के अभय कुशवाहा भी हैं और भाजपा के सुशील सिंह है। ये दोनों ही बड़े नेता हैं इन दोनों दलों के। तो यहाँ की लड़ाई जो पहली सीट की है वो क्या बता रही है? वहाँ पर जो अपने टीम का सर्वे है उसके मुताबिक वहाँ बीजेपी को लीड है। कहीं ना कहीं सुशील सिंह वहाँ बढ़त बनाए सुशील सिंह बढ़त बनाते दिख रहे हैं। तो एनडीए का खाता आपको पहले फेज के पहले सीट से दिख रहा है। दूसरी सीट नवादा की है, श्रवण कुशवाहा और आरजेडी के हैं और बीजेपी के विवेक ठाकुर हैं। पहले फेज में यहाँ पे विवेक ठाकुर जी जो है वो लूज कर रहे हैं। आरजेडी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़त है। आरजेडी खाता खुलता हुआ दिख रहा है। आरजेडी को खाता खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अभी तक ऊपर दिख रही है। आगे और भी सीट आने बाकी। जमुई की हम बात करें, यहाँ पर अर्चना रविदास है राजद के और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान के जो बहनोई है अरुण भारती, उन्हें टिकट दिया गया था। तो यहाँ क्या लग रहा है, क्या जमुई की बात करें तो नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल कांटे के मुकाबला। अगर एज की बात करें तो वहाँ पर जो उम्मीद है कि 20 से 25 हजार से ही कुछ ना कुछ वहाँ पर तय होना है। तो यहाँ पर अरुण भारती को कहीं ना कहीं अभी बढ़त है। यानी लोजपा रामविलास का भी खाता खुल रहा है यहाँ पर बिल्कुल। और जो पहले फेज की चौथी सीट है गया, हम उस पर बात करेंगे। जीतन राम मांझी एकमात्र सीट पर लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनके सामने कुमार सर्वजीत राजद के हैं। यहाँ पर जो एसडीएन न्यूज का सर्वे है ये चौंकाने वाला कह सकते हैं। यहाँ भी आरजेडी के जो सर्वजीत हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं जीतन राम मांझी के ऊपर। तो जीतन राम मांझी का जो फैक्टर था वो काम नहीं आया है जिस मकसद से वो गठबंधन में शामिल हुए थे। वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं है लोगों को। एज फैक्टर उनके साथ था, वो फील्ड उतना नहीं जा पाए। जनसभा हुआ है बट जो मूवमेंट गांव तक होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हो पाया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आरजेडी को बढ़त है। बिल्कुल। फेज 2 पे जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें से सीमांचल की 3 सीटें हैं जिस पर हमने चर्चा कर ली है। किशनगंज से कांग्रेस के डॉक्टर जावेद हमें दिख रहे हैं। कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार ये बढ़त बना रहे हैं। बाकी फेज 2 के जो 2 सीट हैं भागलपुर और बांका, उस पर चर्चा करेंगे। भागलपुर में अजीत शर्मा और अजय मंडल, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला है। अजीत शर्मा अपनी बेटी नेहा शर्मा के कारण भी काफी चर्चा में रहे थे, विधायक दल के नेता भी रहे थे वो कांग्रेस के। यहाँ पर अजय मंडल क्लियर कट जीत रहे हैं जो अपना सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। अजीत शर्मा सेंध नहीं लगा पाए, वोट नहीं निकाल पाए, कह सकते हैं। बिल्कुल। और आखिरी सीट जो सेकंड फेज की थी बांका, हम उस पर चर्चा करेंगे जहां से काफ़ी बड़ा नाम रहा है। राजद से हैं, काफ़ी पुराने वरिष्ठ नेता हैं जयप्रकाश नारायण यादव वो है, और जदयू के गिरधारी यादव है। इन दोनों के बीच लड़ाई थी। तो बांका में सीधा सीधा गिरधारी यादव को लीड है, कह सकते हैं जदयू के पास वो सीट जा रही है। बिल्कुल। अभी तक के 10 सीटों में हम आपको एक बार फिर से दोहराते फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर कि औरंगाबाद में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। नवादा में आरजेडी के श्रवण कुशवाहा है। जमुई में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती नजर आ रहे हैं। गया में कुमार सर्वजीत जीतन राम मांझी को मात देते नजर आ रहे हैं। फेज 2 के किशनगंज में कांग्रेस है। कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर लीड कर रहे हैं। जदयू के पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। भागलपुर से जदयू के अजय मंडल हैं और बांका से जदयू के गिरधारी यादव हैं। इसके अलावा हमने अररिया पे भी चर्चा की है जहां शहनवाज आरजेडी के लीड कर रहे हैं। तीसरे फेज पर आते हैं जहां झंझारपुर सीट सबसे पहला आता है। यहाँ वीआईपी के सुमन महासेठ थे और जदयू के रामप्रीत मंडल थे। यहाँ भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कह सकते हैं, लेकिन
एज यहाँ भी जो है जदयू के रामप्रीत मंडल के साथ में है, वो सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। सुपौल में आरजेडी के चंद्रबास चौपाल है और दिलेसर कामत है जदयू के, लगातार वहां से सांसद रहे हैं जदयू के। जदयू कामत साहब वहाँ से इस बार अपना फिर से झंडा बुलंद कर रहे हैं। सेफ सीट मान भी रही थी जदयू उसको। दोनों सीट मधेपुरा और सुपौल दोनों की बात करें तो दोनों से तो बिल्कुल, अब मधेपुरा पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आरजेडी के चंद्रदीप हैं और जदयू के दिनेश चंद्र यादव हैं। जैसा बता रहे हैं कि जदयू के दिनेश चंद्र यादव को बढ़त मिलती नजर आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा जब हम एक और सीट पर आएंगे, मधेपुरा एक और बात कर लेते हैं कि पूरे 40 सीट के को हम लोग जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें मधेपुरा इकलौता सीट है जहाँ पर क्लियर कट जदयू के पास दिनेश चंद्र यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सीट पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट के मन में भी, जनता के मन में भी रहता है, लेकिन मधेपुरा में ये चीज क्लियर है कि वहां से दिनेश चंद्र यादव साहब जीत रहे हैं। अच्छा, खगड़िया की एक ऐसी सीट है जहां पर एनडीए और इंडिया के घटक दलों के बीच की लड़ाई थी। लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा है जो भागलपुर के पूर्व महापौर, उप महापौर भी रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट से संजय कुशवाहा, ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, किसके तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ भी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, ऐसा कह सकते हैं। राजेश वर्मा जी को यहाँ भी एज है, युवा चेहरा है। चिराग पासवान का यहाँ पर रहा होगा। काफी मेहनत भी की है और पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे सबों ने आकर यहाँ मेहनत किया, तो राजीव वर्मा को कहीं ना कहीं लीड है। ये तीसरे फेज की कहानी थी। 15 सीटों पर हमने चर्चा की थी, अब 14 सीटों पर चर्चा की। चौथे फेज पर हम आते हैं। दरभंगा की बात करें, यहाँ आरजेडी के ललित यादव है, बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर है। यहाँ पर ठाकुर साहब सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो चौथे फेज की बात करें तो दरभंगा में शुरुआत एनडीए को जीत के साथ दिख रहा है। उजियारपुर की बात करें, आलोक मेहता पूर्व मंत्री आरजेडी के और बीजेपी के नित्यानंद राय, इन दोनों के बीच की लड़ाई। यहाँ पर एसडीएन न्यूज बिल्कुल अलग रिपोर्ट अपना पेश कर रहा है। यहाँ पर आलोक मेहता सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। लोगों के लिए नित्यानंद राय मतलब जीत नहीं रही है, बचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा ये सुनना, लेकिन जो एसडीएन न्यूज का अपना रिपोर्ट है वहाँ आलोक मेहता को एज है कहीं ना कहीं। एज है कहीं ना कहीं। ये एक बड़ा रिपोर्ट हो सकता है। कल अगर नतीजे ऐसे आ जाते हैं तो एसडीएन न्यूज़ की बातों पर जो है मुहर भी लग सकती है। लेकिन फिर से हम आपको दोहरा दें इन नतीजों के बीच में कि जनता के मन के अंदर क्या है ये हमने नहीं देखा है, लेकिन जो रुझान है, जो सैंपल वर्क हम करते हैं, उससे ये जो आंकड़े कुछ सामने आते हैं वो एग्जिट पोल बनते हैं, जो बाद में चलकर सही होते हैं आंकड़े तो एग्जैक्ट पोल हो जाते हैं वो। समस्तीपुर की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस के हजारी हैं और लोजपा रामविलास की संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी। यहाँ पर किशोर कुणाल साहब बड़ा फैक्टर साबित हुए हैं। किशोर कुणाल ताकत बहुत लोगों ने लगाया। संभवी चौधरी किसकी बेटी है ये मतलब नहीं है, किस पार्टी से है ये मतलब नहीं है, बेटी किसकी है। मंत्री अशोक जी ने भी काफी ताकत लगाया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रामविलास पार्टी जो संभवी चौधरी है वो यहाँ पर अपना सीट निकाल रही है। संभवी चौधरी सीट निकाल रही हैं। बेगूसराय की हम बात करें, यहाँ लेफ्ट के अवधेश राय हैं और बीजेपी के गिरिराज सिंह हैं। इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता नजर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जरूर गिरिराज सिंह के साथ में है, लेकिन नेक टू नेक फाइट है, किसी भी तरफ ये सीट जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग सीट की हम बात करें, बाहुबलियों की सीट है, जहाँ पर हम अशोक महतो को भी देख रहे थे, जहाँ पर हम अनंत सिंह को भी देख रहे थे, जो 15 दिन के लिए आए और न जाने 1500 मीम्स देकर सबको चले गए। यहाँ की लड़ाई, मुंगेर की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी की अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी है और जदयू के ललन सिंह, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, लड़ाई किसकी, ये किसकी दिख रही है? जदयू के लिए मोच की लड़ाई वाली सीट इसे कह सकते हैं। पारिवारिक बंटवारे के नाम पर बड़े नेता बाहर भी आए थे पैरोल पर, लेकिन अगर विधानसभा वाइज देखें तो कहीं ना कहीं अनीता देवी को यहाँ पर बढ़त दिखता है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ अलग सा रिजल्ट देखने को मिले। अनीता यादव यहाँ पर, अनीता देवी जो हैं वो, उनको इस चुनाव में बढ़त दिख रहा है एसडीएन न्यूज के सर्वे। 4 फेज की हमने चर्चा की और इन 4 फेजों में जो 19 सीटें हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 11 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है और 1 सीट जो निर्दलीय खाते में पप्पू यादव के जा रहा है वहां उन्हें बढ़त नजर आ रही है। अब हम 5वें, 6ठे और 7वें फेज की ओर आएंगे, जहां पर बड़े बड़े विधानसभा यानी कि एक बार में 7-8 विधानसभाओं में, लोकसभाओं में चुनाव हुए थे।
तो ये आंकड़े अब 21 सीटों की हम चर्चा करेंगे 5वें, 6ठे और 7वें फेज के लिए। 5वें फेज की पहली सीट सीतामढ़ी की, जहां पर अर्जुन राय आरजेडी के थे और जदयू के दिनेश चंद्र ठाकुर, इन दोनों के बीच की लड़ाई। यहाँ भी जो अपना सर्वे रिपोर्ट का था, जदयू के दिनेश जी को यहाँ बढ़त है, टक्कर है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि जदयू यहाँ पर लीड ले रहा है। दूसरी सीट है 5वें फेज के आरजेडी के अशरफ फातिमी मधुबनी से और बीजेपी के अशोक यादव, इन दोनों के बीच क्या नजर? यहाँ भी बीजेपी के अशोक यादव को बढ़त है। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में वीआईपी के राजभूषण चौधरी हैं, बीजेपी के अजय मिश्रा हैं। यहाँ भी दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन एज जो है अजय मिश्रा के साथ में है, बीजेपी के पक्ष में ये सीट ज्यादा दिख रहा है। सारण की अगर हम बात करें, यहाँ पर लड़ाई लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन दोनों के बीच की लड़ाई है और काफी मेहनत की है लालू यादव ने यहाँ पर। इस लड़ाई को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सुपुत्री की एक कंप्लीट मैन के साथ लड़ाई है। राजीव प्रताप रूडी को आप एक अल्टीमेट मैन कह सकते हैं। यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी के साथ एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी बढ़त राजीव प्रताप रूडी के साथ में दिख रही है। हाजीपुर, आखिरी सीट की बात करें, हाजीपुर में जहां खुद लोजपा रामविलास के नायक कह सकते हैं, युवा सम्राट कह सकते हैं, चिराग पासवान थे चुनावी मैदान में, और इंडिया की तरफ से शिवचंद्र राम थे। इन दोनों के बीच की लड़ाई क्या है? जो अपने आप को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान, जो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़कर इस सीट को अपने पक्ष में किए और सीट भी अपने पक्ष में किए, जीत को भी अपने पक्ष में करते हुए दिख रहे हैं। क्लियर कट उनकी जीत यहाँ दिख रही है। यहाँ उनका बहुत ज़्यादा मुकाबला नहीं है, वो सीट को निकालते हुए दिख रहे हैं। 5वें फेज में हम कह सकते हैं कि इन 5 सीटों में 5 की 5 एनडीए को जा रही है। बिल्कुल, 5वें फेज में 5 सीट एनडीए पक्ष में गई है। और एनडीए अब तक 5वें फेज के बाद 24 सीटों के बाद 16 सीटें एनडीए के फेवर में नजर आ रही है, इंडिया के 7 और 1 निर्दलीय के। 6ठे फेज की हम बात करें, यहाँ उतार चढ़ाव हमने काफी देखा है। वाल्मीकि नगर, जहाँ राजद के दीपक महतो हैं और जदयू के सुनील कुमार हैं। यहाँ भी जो जदयू के सुनील कुमार हैं उन्हें बढ़त है और काफी अंतर से वो इस सीट को निकाल रहे हैं। बिल्कुल। सुनील कुमार काफी पुराने भी रहे हैं, काफी उनका पैठ भी यहाँ पर है। पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस के मदन मोहन हैं और बीजेपी के संजय जायसवाल हैं। बिल्कुल, ये सीट पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन जीत बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा। संजय जायसवाल यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं। संजय जायसवाल यहाँ बढ़त बनाए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, जहाँ वीआईपी के राजेश कुशवाहा हैं और बीजेपी के राधा मोहन सिंह हैं। यहाँ का रिजल्ट थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। राधा मोहन सिंह के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और यहाँ पे वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं वीआईपी के कैंडिडेट। इसके बाद अब हम बात करेंगे शिवहर। हर घर शिवहर का नारा लिए रितु जायसवाल आरजेडी से आई थी और जदयू से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है। ये लड़ाई राजद की पर्सनल लड़ाई भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ 2 नारी शक्ति के बीच मुकाबला है और कहीं न कहीं बढ़त जो है लवली आनंद के साथ में। लवली आनंद के साथ में, बिल्कुल। और इस सीट पर नेक टू नेक फाइट है। रितु जायसवाल भी एक बड़ा नाम है, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो तमाम लोगों ने देखी है और नो डाउट लवली आनंद का चेहरा आनंद मोहन के नाम से भी साफ तौर पर जाना था। खास तौर पर फरवरी की वो 12 तारीख जब फ्लोर टेस्ट हुआ था बिहार में, सरकार फेरबदल में ये एक बड़ा नाम था जिसका शायद तोहफा भी मिला है लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतरकर। वैशाली की हम बात करें, मुन्ना शुक्ला आरजेडी से हैं और लोजपा रामविलास से बीना देवी हैं। यहाँ पर आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं पूर्णिया की तरफ। जिस तरह से पप्पू यादव आम लोगों के लिए सहज उपलब्ध दिखते हैं, मदद के लिए दिल्ली में उन्होंने बहुत कुछ खोल रखा है, ठीक इसी तरह की परिस्थिति मुन्ना शुक्ला के साथ में भी है। वो भी आम लोगों के बीच में यही छवि है कि उनके पास जो भी लोग जाएंगे मदद के लिए, मदद उन्हें मिलेगी और इस चीज़ का फायदा इस चुनाव में वहाँ मिल रहा है। तो आरजेडी के पक्ष में ये सीट आपको, आरजेडी के पक्ष में वैशाली की सीट दिख रही। गोपालगंज, ये तो वीआईपी को के चंचल पासवान को दिया गया था, बीजेपी के आलोक कुमार है यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आलोक कुमार बढ़त बनाए हुए बीजेपी के, फाइट होगा, लेकिन अभी जो रुझान है वो आलोक कुमार के पक्ष में। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग सीट जहां त्रिशंकु चुनाव की बात हो रही थी, सिवान की, जहां राजद के अवध
बिहारी हैं, जदयू के विजय लक्ष्मी देवी हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिना साहेब हैं, यानी शहाबुद्दीन की पत्नी, जो राजद के सिपह सलार थे, कहा जाता है दाया कांधा उसे लालू यादव का, उनकी पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार है। तो क्या वो अवध बिहारी को छोड़ देंगी वहाँ? यहाँ पर हिना साहब और आरजेडी के बीच में जो मुकाबला हुआ है, इसका फायदा यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि जदयू को उठाया। अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता तो सीधा सीधा इसका फायदा हिना साहब को होने वाला था, लेकिन अब ये फायदा जेडीयू के पक्ष में। सिवान की सीट जदयू को जा सकती है इस बार। महाराजगंज की बात करें, छठे फेज की आखिरी सीट है, कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह है, भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। इस पर चर्चा करना है कुछ? सिग्रीवाल साहब स्पष्ट रूप से बढ़त बनाए हुए हैं और जीत रहे हैं। तो छठे फेज के भी हम तमाम सीटों की बात कर लिए। इस छठे फेज के 8 सीटों में 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही, बाकी की 6 सीटें जो है वो एनडीए को दिख रही है। अब 7वें फेज की 8 सीटें जो आखिरी चरण में चुनाव हुआ था 1 तारीख को, जिसके बाद तमाम बड़े चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे, उनमें से ये जो 8 सीटें, और ये 8 सीटें अहम सीट हैं। पटना साहिब की सीट, जहां कांग्रेस के अंशुल अभिजीत हैं, मीरा कुमार के बेटा हैं वो, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं, मौजूदा सांसद भी हैं और कद्दावर नेता हैं भाजपा के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं, और कानून मंत्री भी रह चुके हैं और उपलब्ध रहते हैं अपने क्षेत्र में। और एक तरफ कह सकते हैं अंशुल को टिकट देने में कांग्रेस ने देरी की, तकरीबन 1 महीना लटकाए रखा इस मामले को। चुनाव में भाग नहीं ले पाया उस ढंग से जिससे चुनाव में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। इस बात का फायदा यहाँ भी रविशंकर कांग्रेस ने समीकरण सही बैठाया था, बिल्कुल सही बैठाया था, लेकिन टिकट देने में लेट हो गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। अब हम अगले सीट की बात करें, पाटलिपुत्रा, राजद की मिसा भारती, पूर्व राज्यसभा सांसद, लालू यादव की बड़ी बेटी, जिनकी लड़ाई सीधे सीधे रामकृपाल यादव से है, जो मौजूदा सांसद भी है वहाँ भाजपा से। अगर एसडीएन की सर्वे की बात करें तो यहाँ पर मिसा भारती बढ़त लिए हुए है, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है रामकृपाल यादव के खिलाफ, तो यहाँ पर मिसा भारती सीट निकालती हुई दिखती है। दर्शकों को बता दें कि इस सीट पर 2019-2014 में मिसा भारती लड़ी थी, दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में लालू प्रसाद यादव भी इस सीट से हारे हैं। बिल्कुल। और रामकृपाल यादव के लिए अब ये एक लड़ाई है कि मिसा भारती अगर इस सीट पर उन्हें चुनौती दे रही हैं तो एक बड़ी जीत उनकी हो सकती है अगर इस सीट पर वो जीत दर्ज करती हैं। तो बात हम नालंदा की करते हैं, जहां पर माले के संदीप सम्राट हैं और कौशलेंद्र कुमार हैं भाजपा के। तो नालंदा सीट की बात करें तो कौशलेंद्र कुमार बढ़त बनाए हुए हैं, सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। जहानाबाद की बात करें, जहां पर सुरेंद्र यादव है राजद के और जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद हैं। सुरेंद्र यादव साहब अभी मंत्री भी थे बिहार सरकार में और वो भी बहुत उपलब्ध रहते हैं अपने जनता के बीच में, काफ़ी विश्वास करते हैं इलाके के लोग और शिक्षाविद भी हैं, जिस कारण कई काफ़ी समय से फील्ड में मूवमेंट कर रहे थे। सुरेंद्र यादव इस सीट को निकाल रहे हैं, राजद के पक्ष में ये सीट जा रही है। सासाराम की बात करें, कांग्रेस के मनोज राम है और भाजपा के शिवेश राम, ये दोनों राम सासाराम में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि राम किस पर हावी होंगे इस बार? किस राम का जो कृपा है किस पर बरसने वाला है? पर राम का कृपा जो बीजेपी के साथ में जा रहा है, तो शिवेश कुमार यहाँ पर सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। शिवेश कुमार सीट निकालते दिख रहे हैं। काराकट की बात करें, त्रिकोणीय चुनाव माना जा रहा था, जहाँ सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह थे, उपेंद्र कुशवाहा जो है एकमात्र जब एनडीए के साथ वो जुड़े तो उन्हें सीट मिली थी। साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी हैं। तो इन तीनों की लड़ाई में क्या नजर आ रहा है इस बार? पवन सिंह ने पूरी तरह से खेल बिगाड़ दिया उपेंद्र कुशवाहा का। यहाँ पर सीपीआई के जो राजेंद्र सिंह थे वह सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। राजाराम सिंह सीट जीतते हुए। आरा की बात करें, सुदामा प्रसाद है इधर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, जबकि बीजेपी से आरके सिंह है। तो आरके सिंह अपने स्वच्छ छवि के कारण और लोगों के बीच उपलब्धि होते हैं, तो वो फिर से अपनी जीत को दिख रहे हैं, दोहराते हैं। 40वीं सीट, आखिरी सीट बक्सर की हम बात करेंगे। यहाँ पर राजद ने सुधाकर सिंह को दिया है और इसका सीधा टक्कर मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के हैं उनसे। यहाँ पर सुधाकर सिंह सीट निकाल रहे हैं आरजेडी के।
आरजेडी के सुधाकर सिंह सीटी का तो 40 सीटों के जो एग्जिट पोल है वो हमने आपको बताए हैं। और अब हम आपको इन सीटों पर जो हमारे आंकड़े नजर आ रहे हैं कमोबेश हम उन पे चर्चा करेंगे। एनडीए को 26 सीटें आती नजर आ रही है, इंडिया को 13 सीटें और जो निर्दलीय हैं उनके पास 1 सीट है, पप्पू यादव पूर्णिया से। और जब हम लमसम किसी चीज के नतीजों पर पहुंचते हैं प्लस माइनस हम 4 के डिफरेंस को लेकर चलते हैं तो एनडीए की जो सीट है वो 22 से 26 सीटें हमें नजर आ रही हैं बिहार में। इंडिया की 12 से 16 सीटें और अदर्स को एक तय सीट नजर आ रही है। और दूसरे पर सीट में जहां हिना साहब हो चाहे पवन सिंह हो, इन जगहों पर अगर नेक टू नेक फाइट हो और कुछ भी उलटफेर हो तो शायद दूसरी सीट आ सकती है, लेकिन एक सीट अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये एसडीएन का सर्वे है, एसडीएन का एग्जिट पोल है जो कल चुनावी नतीजे के बाद आप तक हम लेकर पहुंचेंगे एग्जैक्ट पोल के साथ। फिलहाल इस सीट पर जब हम चर्चा करते हैं तो पूर्णिया का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि एसडीएन न्यूज और एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा तहसीन कि जैसा कि हम लोग बंगाल में देखते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद वहाँ पर आपसी जो सौहार्द है वो बिगड़ा है। तो चुनावी नतीजों को चुनावी नतीजे के रूप में लोग ले, आपसी सौहार्द को नहीं बिगाड़े। बिल्कुल, एसडीएन न्यूज इस चीज की अपील आपसे करता है कि नतीजे कुछ भी हो, सरकार किसी की भी आए, आपको इसी समाज में इसी शहर में रहना होता है, इन्हीं लोगों के बीच रहना होता है। तो आपसी सौहार्द ना बिगाड़े, मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो इस चुनावी नतीजे के बाद। फिलहाल एसडीएन न्यूज आपको एग्जिट पोल के साथ छोड़े जा रहा है। कल सुबह से जब नतीजों का दिन होगा तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे पूर्णिया के साथ साथ तमाम कोसी सीमांचल बिहार और हिंदुस्तान के सीट के अपडेट्स के साथ। दीजिए हमें हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज नायक के साथ एग्जिट पोल में इजाजत। नमस्कार।